अखिलेश यादव जी 29 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप लिख के रख लेना, यही उत्तर प्रदेश बनाएगा। क्योंकि इस देश को कोई इस तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकता है, वो भारत के माननीय अखिलेश यादव जी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तभी मिलेगी असली। आज बताइए, ठेके तो इन्होंने गांव-गांव खुलवा दिए शराब के, लेकिन स्कूल नहीं ठीक से चला पा रहे, नौकरियां आपको मिल नहीं रही, परीक्षाएं सब लीक हो जा रही। योगी जी संत के कपड़े पहन के, संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोलते हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। चलिए आपकी आवाज़ उठाते हैं, सपा की सरकार आ जाती है और केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आप अडानी अंबानी को हटाएंगे, वापस करेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 रुपए 20 रुपए नहीं कमा पाते हैं। हमारी सेना, बहादुर सेना जब पाकिस्तान में घुस गई तो क्यों सीज फायर कर दिया? सेना में बहुत आक्रोश है, ये समझ लीजिए। लोग तो कह रहे थे कि पीओके आ जाएगा, किसके दबाव में? अमेरिका हमको धमकी दिया गया। अमेरिका से चलोगे आप? अमेरिका की धमकी से चलोगे? नेताजी कभी ने अमेरिका की धमकी और चाइना की धमकी से नहीं चले। क्या है अमेरिका? अमेरिका डरता है बुरी तरह से, जरा सा एक कर दिया उसने धमाका तो अमेरिका में 70 कांपते रहते। आप चंद व्यापार के लिए देश गिरवी में रख देंगे क्या? 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, डेली हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। थाने पे जाते थे लोग FIR करने, थाने पे जो सामंतशाही के लोग थे पहले ही फोन कर देते थे थानेदार को, वो उल्टा मारा जाता था। बेस्ट मुख्यमंत्री अभी तक का एवर उत्तर प्रदेश का कौन? हाँ, बेस्ट प्रधानमंत्री एवर। बेस्ट प्रधानमंत्री आप नेहरू जी से लेके अभी तक मोदी जी तक। अब खेती किसानी वाला भी सोच रहा कि हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए, चाहे 10 बीघे खेत बिक जाए, क्योंकि खेती को बर्बाद कर दिया ना। किसानों की आय दोगुने की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी, आप क्या करेंगे किसानों के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी 27 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। देश और दुनिया की जितनी भी खूबसूरत योजनाएं होंगी जनता के लिए, वो सब इसी उत्तर प्रदेश में होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं News7 मीडिया, जिसमें हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीति की कई धुरंधर नेताओं को पॉडकास्ट पे बुलाते हैं और उनसे राजनीति से जुड़े हुए कई मसलों पे हम लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही बड़ी शख्सियत बैठे हैं जो हमेशा पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं और पिछड़ों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नाम है डॉक्टर राजपाल कश्यप, जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ। जो संघर्ष करने की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और संघर्ष से इसको जाना जाता है। लेकिन एक प्रोग्राम में नेताजी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी भी मंच पे होते हैं और सुविधा भोगी बोल देते हैं। फिर 22 में जिनके साथ आपने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी कहते हैं कि अखिलेश जी को AC की हवा लग गई है, वो AC से बाहर नहीं निकलते। तो ये चीज़ चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश जी हार्डवर्क करते हैं, वो हम लोग भी देखते हैं। बट वहीं कई, जैसे नेताजी ने ही उनके लिए बोल दिया कि सुविधा भोगी हो गए आजकल के नेता, इसका थोड़ा क्या लॉजिक है, क्या क्यों बोला जाता है? नेताजी हमारे समय समय पे सदैव सबको, और यही तो गार्जियंस की भूमिका है, और गार्जियंस की भूमिका, वो सदैव गार्जियंस की भूमिका में रहे। हम लोगों को डांटते थे, हम लोगों को केवल राजनीति के ही लिए नहीं डांटते थे, स्वास्थ्य के लिए भी डांटते थे कि अच्छा स्वास्थ्य भी रखो, और पढ़ाई के लिए भी डांटते थे कि पढ़ाई भी करो। वो ऐसा नहीं, नेताजी एक परिवार, इसीलिए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी कितने लोगों के घरों में बसे हुए हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी आज जो घरों में और दिलों पे पैठ बना ली है, जो कारपोरेट पार्टी नहीं बना पा रही है, जिसके ऊपर सारा कारपोरेट का घरानों का पैसा लग रहा है, पूरे कारपोरेट का पैसा लग रहा है, दुनिया का भी पैसा लग रहा मोदी के ऊपर, उनकी भी ब्रांड काम नहीं आई। ये माननीय अखिलेश यादव जी की, जो नेताजी ने जो उनको सिखाया है पहलवानी अखाड़े की, उस अखाड़े की पहलवानी के पहलवान अब कोई बचा नहीं जो माननीय अखिलेश यादव जी से लड़ ले। तो माननीय, देखिए, ये तो परिवार की भूमिका में वो बात करते हैं, और एक नेता जिनकी बात करें, उनकी क्या बात करते हैं, जो सुबह कुछ बोलते शाम कुछ बोलते हैं। ऐसे तो योगी जी भी तो कई बार कमेंट कर चुके हैं। कैसे कमेंट? हाँ, उन्होंने भी इसी तारीख माननीय अखिलेश यादव जी पे नाना प्रकार के कमेंट किए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की किसी मुकाबले में, किसी चीज में, हम इवन योगी जी की तो कोई बात ही नहीं। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ,
और कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर और उनकी राजनीतिक लाइफ से लेकर, उनके कार्यकाल से लेकर, उनकी कार्यशैली से लेकर, उनके व्यवहारिकता से लेकर, उन्होंने जो धरातल पे काम उतार दिए, जनता के लिए जो काम कर दिए, उसमें किसी मुकाबले में कहीं कोई टिक रहा है बीजेपी का? हाँ, लफाजी में टिक रहे हैं, लफाजी को व्यवस्थित तरीके से प्रचारित कराने में टिक रहे हैं, फर्जी झूठ फैलवाने में टिक रहे हैं। किसी मामले आज 4 पॉइंट हैं आज की कॉन्वर्सेशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीए कॉन्वर्सेशन है, पिछड़ा एक कॉन्वर्सेशन है, सिंदूर अभी जो चल रहा है वो भी एक कॉन्वर्सेशन है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप सपा सरकार में एमएलसी बने जी, तो आप एमएलसी कैसे, आपको एमएलसी बनाया गया, कैसे आपका नाम आया कि आप एमएलसी बने? और उसके बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 2017 में बहुत बुरी तरह से हारी। अब आप पार्टी में भी हैं, आप सरकार में भी रहे, क्या आप लोगों का ये कैलकुलेशन रहा उस समय? खैर बाद में रिकवर हो रहा है, किया भी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि लग नहीं रहा था कि भाजपा सपा को हरा देगी। इतना बड़ा काम आप लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है यूपी में, उनसे अच्छा किसी ने काम नहीं किया, उसके बावजूद भी हार गए। तो क्या वो वजह रही? थोड़ा बैक चलते हैं 12 से, आप जब तक एमएलसी रहे तब तक कुछ बताइए मुझे। देखिए, पहली बात तो एमएलसी मैं देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में, हाँ, जब मैंने बताया कॉलेज स्कूल के बाद में आके लखनऊ यूनिवर्सिटी आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं चुनाव तो बहुत लेट लड़ा, 99 में भी लड़ा, लेकिन मामूली वोट से हार गया था। छोटा चुनाव लड़ा, जूनियर लाइब्रेरियन। लेकिन 99 के बाद में गवर्नमेंट चली गई, छात्र संघ बंद हो गया, छात्र संघ पूरे बैन लग गए थे। हाँ, उसके बाद 2003 में जब नेताजी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो नेताजी ने चीफ मिनिस्टर बनते शपथ लेने के तुरंत बाद कभी भी कोई वादा को कोई पूर्व में वादा, कब की बात कर रहे हैं आप? 2003 की बात कर 2003 की बात मैं कर रहा हूँ कि जब नेताजी चीफ मिनिस्टर बने, शपथ ली, माननीय अखिलेश यादव जी आंदोलन कर रहे थे और सरकार गिर गई यहाँ की, मायावती की सरकार, और उसमें छात्र संघ ताले पूरी तरह से ताले लग गए थे। माननीय अखिलेश यादव जी का उस दिन धरना प्रदर्शन था लखनऊ यूनिवर्सिटी, अखिलेश जी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उसी दिन सरकार ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा हम लोग थे, इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे दिया, उसी दिन सरकार गिर गई। उसके बाद में जब माननीय अखिलेश नेताजी शपथ लेते हैं 2003 की, और नेताजी ने पूर्व में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई पूर्व में जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे और पता भी नहीं था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो किसी वहाँ के स्टूडेंट लीडरों ने समय मांगा था तो छात्र संघ के उद्घाटन का। तो नेताजी यहाँ देखिए कितना वादे के पूरे पक्के नेता, माननीय नेताजी चीफ मिनिस्टर बन गए। टाल सकते थे कार्यक्रम की, अब चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण है जिस दिन, उसी दिन तुम्हारी डेट आ गई है तो इसको टाल देते हैं, आगे कर देते, लेकिन नहीं। कितने पक्के वादे के नेता। उन्होंने छात्र संघ यहाँ अपनी मुख्यमंत्री की शपथ ली और सीधे हेलीकॉप्टर से उड़े और सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे छात्र संघ भवन पे जाके वहाँ से घोषणा की कि छात्र संघ बहाल होगा। और फीसें बेतहाशा बढ़ गई थी बीजेपी की सरकार में। हम लोग नारे भी लगाते थे। कल्याण सिंह जी, हाँ नहीं, राजनाथ सिंह जी थे और मायावती की, उसमें राजनाथ सिंह भी थे, हम लोगों ने इनके खिलाफ भी रथ निकाला था। अच्छा, हाँ, सस्ती दारू महंगी शिक्षा, राजनाथ की यही है इच्छा। ये बीजेपी का सुदूर। बीजेपी सदैव जब आई है तब उसने बेतहाशा फीसें बढ़ाई, और ये कारपोरेट पार्टी है, ये गांव गरीब और प्राइवेट सेक्टर बेतहाशा फीसें बढ़ाई। आज बताइए जो प्राइवेट कोर्स हो रहे हैं उन पे कितनी फीसें हैं, और तनख्वाहें तो इतनी दे नहीं रहे। अभी योगी जी कह रहे थे कि 3 गांव 4 गांव के स्कूल करके 1 गांव का स्कूल कर दो, उससे। देखिए, ये कोई इनके पास विजन नहीं है। हाँ, इससे क्या होगा? जैसे अभी योगी जी कह रहे थे कि ये स्कूल बंद करना चाहते हैं, बेसिकली स्कूल बंद करना चाहते हैं। स्कूलों की जो जमीनें हैं, ये किसी ने, देखिए आईटीआई पॉलिटेक्निक पे जमीनों पे नजर इनकी है। ये आईटीआई खत्म करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक खत्म करना चाहते हैं, स्कूल खत्म करना चाहते हैं। स्कूल में जो प्राइमरी में जो टीचर बन जाता है, परमानेंट टीचर, उसके घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है थोड़ी। सेना में जो परमानेंट सिपाही बन जाता है, उसके घर की व्यवस्था ठीक हो जाती। कोई परमानेंट चपरासी भी बन जाता है, के भी बच्चे पढ़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था ले आना चाहते आउटसोर्स। आउटसोर्स में क्या होगा?
आज इस लखनऊ की राजधानी में सचिवालय में आप चले जाना, कभी जो आउटसोर्स से नौकरी करते हो उनसे पूछना, उनका इंटरव्यू जरूर लेना, आप कितनी तनख्वाह पाते हैं, तो कोई 15,000, कोई 16,000। 16,000 यहाँ LPS और CMS की फीस देख लीजिए, एक बच्चे की 10,000 है, तो कैसे पढ़ाता होगा, कैसे रहता होगा, और उसके बच्चे पत्नी क्या खाती होगी, बच्चे क्या कपड़े पहनते होंगे, ये कभी मुख्यमंत्री जी सोचेंगे क्या, या प्रधानमंत्री जी सोचेंगे? नहीं, सोच तो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम स्कूल 4 जो गांव में स्कूल हैं, 4 गांव में किसी में 5 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, किसी में 10 जा रहे हैं, किसी में 6 जा रहे हैं, अगर उनका एक स्कूल कर दिया जाए और उसमें टीचर बढ़ा दिए जाएँ और सुविधाएं बढ़ा दी जाए, तो बच्चों को एक तो खर्चा कम हो जाएगा सरकार का, दूसरा उनको सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो बच्चों को और ज़्यादा लाभ होगा उस चीज़ का। नहीं, ये कभी क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल में? जब आपका टीचर, आप यहाँ CMS में जितनी लोग तनख्वाह पाते हैं उससे ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं लोग, अच्छा टीचर है, सब कुछ है, क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? इस पे क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? इस पे क्यों नहीं आप उसको मजबूत कर रहे हैं कि वहाँ लोग जाएं, पढ़ाएं जाके सरकारी स्कूल में? ये अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे रहे, सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे आप? ऐसा थोड़ी ना, जिस स्कूल में आप अभी यहाँ हम करें LPS बेकार हो जाए, CMS बेकार हो जाए, कोई नया स्कूल खुलेगा अच्छा, अगर काम करने लगे तो वहाँ जाएंगे। खोल तो रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी आपके गोमती नगर में ही, बगल में सांस्कृतिक स्कूल, आज तक चला पाए? वो ये तो सरकार का था, ये तो सरकारी चीज कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहते हैं, एजुकेशन भी बेचना चाहते हैं। ये बगल में मॉल है आपके इकाना के बगल में, बेच दिया, नहीं चला सकते हैं। आप सरकारी चीज चला ही नहीं पा रहे तो सरकारी चीजों को बेच रहे हैं। ये तो सड़क भी सरकार के खर्चे से नहीं बना पा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे सरकारी पैसे से बनाया, सरकार की सड़क है, सरकार को उसका टैक्स जा रहा, लेकिन ये तो अभी गंगा एक्सप्रेस बना रहे हैं, पुराने दे रहे हैं प्राइवेट लोगों को। तो जब आप कुछ सरकार में चीफ मिनिस्टर काहे के हैं, प्राइवेट कंपनियों के चीफ मिनिस्टर हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर काहे के हैं, प्राइवेट कंपनियों के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? आप सरकार के, भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर हो, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर हो, आप बेचे दे रहे हो सारी चीजें, बिजली भी बेचे दे रहे हो। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था पानी की टंकी, गांव गांव घर घर जल, बताओ टंकी खुद धराशायी हो जा रही, आज तक कई टंकी जल पा रही। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला निकल के आएगा तो देख लेना, ये जल जीवन मिशन निकल के आएगा। बीजेपी का और क्या, बीजेपी के हर चीज में तो घोटाला है। बीजेपी जो आप अभी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि ये सब बेच रहे हैं, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं, वही बीजेपी ये आप लोगों पे सपा पे आरोप क्यों लगाती है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ तो वो सपा में हुआ, गुंडागिर्दी हुई तो सपा में हुआ? सपा पे इतने वो आरोप क्यों लगाते हैं? बीजेपी के पास है क्या आरोप लगाने के अलावा? बताए ना, बीजेपी एक काम बता दे अपना। आप भी लखनऊ में रहते हैं, आपको याद हो कोई बड़ा हॉस्पिटल, लोहिया अस्पताल जैसा, PGI जैसा, KGMU जैसा? KGMU सपा ने बनवाया? नहीं, सपा सरकार नहीं बना, लेकिन सपा सरकार ने एक्सटेंशन दिया, कई एक्सटेंशन की बिल्डिंगें बनी है जो सपा सरकार में बनी है। आप PGI के एक्सटेंशन की बिल्डिंगें देख के आओ, जहाँ OPD चल रही नहीं, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने वो बनवाया। आप ये बताइए, लोहिया अस्पताल माननीय नेताजी ने स्थापना की थी, अखिलेश जी ने उसको और बढ़ाने का काम किया। अब वो तो यहाँ तक आ गया, बच्चों का भी हॉस्पिटल रेफरल यहाँ बना हुआ है, आपने देखा होगा। पुलिस हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, इस सड़क पे आपका जो ये शहीद पथ है, इस शहीद के इर्द गिर्द एक योगी जी की, मोदी जी की कोई बिल्डिंग दिखा दीजिए, लेकिन उसके यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक आप चले जाएंगे, जो कुछ विकास दिखाई पड़ेगा वो अखिलेश यादव का विकास और काम बोलता हुआ मिलेगा, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो। सर, लखनऊ में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया, तो ये उन्होंने मोदी सरकार में नहीं हुआ है, योगी सरकार में नहीं हुआ है। ये किसका एयरपोर्ट है नहीं, आपको मालूम है? तो इंटरनेशनल तो नहीं था। इंटरनेशनल किया, हाँ, लेकिन एयरपोर्ट दे किसको रहे हैं? किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? आप बताइए। अडानी को दे रहे हैं ना। ये अपना सरकार का कोई बताएं इस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो सभी जगह अडानी को चीजें नहीं, तो सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। सरकार किस चीज की है? उनका तो ये प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट सेक्टर को, इसके पीछे उनका ये लॉजिक है कि जब प्राइवेटीकरण होगा चीजों का तो चीजें और अच्छे से स्मूथ चलने लगेंगी, उनको सरकार को थोड़ा इजी हो जाएगा उन चीज़ों को चलवाना। उनका तर्क ये है उस चीज़ पे। नहीं, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपना सरकारी तंत्र न चला पाने, काबिलियत न होने की वजह से ये सब। जबकि मैं एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, इसका जरूर मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। मैं अभी दुबई जा रहा था, ठीक है, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट का ना कॉपी नहीं करवा पाया। एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे वो अडानी का एक
पोर्ट है, स्टोर है, वहाँ मैंने फ़ोटो कॉपी करे, उसने 70 रुपये लिए, एक मामूली से पेपर के 70 रुपये लिए। काफ़ी कितने की है? मतलब 20 पैसे 25 पैसे की भी नहीं होगी। कॉफ़ी कितने की है? कॉफी ये भी देखिए, करीब 200-500 की है। अरे कॉफी तो छोड़िए, आप एक पेपर का 70 रुपए ले रहे हैं। 70 रुपए, आप बताइए, कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा वसूल रहे हैं तो ना। आप लोग ये बताइए, अगर हम यहाँ से आपका चलिए आपकी आवाज़ उठाते हैं, सपा की सरकार आ जाती है और केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आप अडानी अंबानियों को हटाएंगे, वापस करेंगे? देखिए, हम समाजवादियों की सदैव मांग रही है कि समानता होनी चाहिए, मतलब इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे, गैर बराबरी उतनी चल सकती जितनी उंगलियों में बराबर वो है, जितना उंगलियों में फर्क है, इतना तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो 73% देश की इकोनॉमी 1% लोगों के पास चली गई, 73%। और आज पर व्यक्ति की आय अगर वास्तव में उन 1% लोगों की इनकम हटा दी जाए, 1% लोगों की इनकम हटा दी जाए, तो किसी की इनकम नहीं है। 10 रुपए भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 रुपए 20 रुपए नहीं कमा पाते हैं। ये हैसियत है उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में। और दूसरी, ये जिस तरीके का निजीकरण कर रहे हैं, ये निजीकरण, ये बहुत बड़ा घोटाला है निजीकरण, और ये देश की व्यवस्था को किसी भी देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र पे आप बैंक के, आप बताइए, अब आपका पैसा रखा है, बैंक डूब जाए, कोई फर्क नहीं, आपका एक लिमिट बना दी, इससे ज्यादा वो तो पहले से था ना। हाँ, इससे ज्यादा का जो गारंटी तो पहले से थी। सरकारी में लोगों को भरोसा होता था। हाँ, अब डेली नए तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में जिस तरीके से बैंकों में जिस तरीके का नया टेक्नोलॉजी से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और चलिए आपके चलिए मैं समझ गया आपके जो मुद्दे हैं, अभी जो पीडीए का ये जो भी मुद्दे हैं, 27 में सरकार कैसे बनाएंगे, क्या तकनीक लेके आने वाले हैं? देखिए 24 में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। तो उपचुनाव में आप हारे? नहीं, उपचुनाव आप कैसे उपचुनाव कहेंगे उसको? वो लूट था, गुंडागर्दी थी, और जिस तरीके की तानाशाही थी, आप देख रहे थे, गोली बुलेट से बैलेट को लूटा जा रहा था। किसको लूटा गया? अरे महिला के सामने पिस्टल नहीं तान दी क्या? वोट डालने नहीं दिए गए, वोट कटवाए गए, डालने नहीं दिए गए। इंस्पेक्टर लगे थे, थानेदार लगे थे, मंत्री लगे थे, गुंडे लगे थे, बदमाश लगे थे, सब तो इन्होंने झोंक दिया पूरी ताकत। इसी चीज पे योगी जी और उनके बीजेपी के लोगों ने ये कहते हैं कि हम सपा को वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने किया है। सपा ने को वो नहीं लौटा रहे हैं, वो उनकी जो कार्यशैली है ये प्रदर्शित करती है कि जनता से हारे हुए लोग, अब बीजेपी नहीं लड़ रही, अब तो कलेक्टर कप्तान लड़ रहे हैं चुनाव, थानेदार लड़ रहे हैं। बीजेपी में कहाँ हैसियत है? बीजेपी तो हार चुकी, बीजेपी का कार्यकर्ता ही निराश बैठा है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी निराश है। बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कितने वो मिलते हैं, निराश हैं। क्योंकि आप बताइए, बीजेपी के भी तो बच्चे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं है क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं है क्या? नौकरियां आपको मिल नहीं रही, आप परीक्षाएं सब लीक हो जा रही, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में माँ बाप गेहूं धान बेच के पढ़ाता है 20-21 साल तक, और 20-21 साल के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल रही तो आउटसोर्स से मिल रही, आउटसोर्स से मिल रही तो आरक्षण नहीं। आप बताइए ना, आरक्षण भी तो नहीं है। अर्थव्यवस्था पे पूरा जिस आरक्षण अब कर तो दिया उन्होंने, जाति का जनगणना कर दी, उसी के साथ पर आरक्षण में चीजें होंगी। अरे हम कह रहे हैं, अगर जाति जनगणना तो कर ही दी उन्होंने। ये तो पीडीए और माननीय समाजवादियों की देन है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में और देश में प्रमुखता से उठाया, और इस पीडीए की जीत है। और ये फंसने लगते हैं तो कर दिया, आप कर दिया, कर तो इन्होंने बहुत सी चीजें घोषणाएं कर दी। आज तक क्या महिला आरक्षण भी कर दिया, लागू हुआ क्या? बताओ ना। अभी चुनाव हुए, लागू हुआ क्या? कई जगह चुनाव उसमें काम चल रहा है। अरे काम तो ऐसे चल रहा है। वो तो क्या कहते हैं कि जाति जनगणना तो 2011 में भी हो चुकी थी। अरे पहले उसी के आंकड़े रखे हैं सरकार के पास, पैसा भी नहीं खर्च करना। 2011 में किसकी सरकार थी? अरे 2011 में कांग्रेस की सरकार थी।
हाँ, आप हिस्सा नहीं थे कांग्रेस का? क्या हम लोगों हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और सब समाजवादियों ने मांग की, तभी तो जाति जन। उसके बाद में 14 में हमारी सरकार चली गई, आंकड़े तो इनके सरकार में रखे ना। 11 में तो आंकड़े आ ही गए होंगे ना सर? अरे आंकड़े आ गए, आंकड़े 11 में आंकड़े आ गए माननीय 11 में आंकड़े नहीं, 11 में लागू किया। और उसकी गणना चालू हो गई। गणना होने के बाद में कंप्लीट हुआ, तब तक सरकार, तब तक 14 में सरकार चली गई। आंकड़े किस सरकार में आए ये बताइए? नहीं सरकार के आंकड़े जो आए वो किस सरकार में आए? नहीं, सरकार के अधिकारी क्या चले गए, ये कागज चले गए क्या? सरकार में हमने कोई बिल्डिंग बनाई, किसी इमारत को बनाया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना इसको ओपन करना। बताओ ना। बनाया इसमें अब ये कि इकाना स्टेडियम बना है, नाम तो इन्होंने बदल दिया। इनको यहाँ तक नहीं पता इकाना किस उद्देश्य रखा, क्या है क्या नहीं। ये तो भगवान तक को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, आप बता दीजिए। ये तो भगवान तक, पॉडकास्ट अखिलेश जी ने भी बताया था इकाना का मतलब, आप पॉडकास्ट के माध्यम से बता दीजिए। नहीं, भगवान विष्णु के नाम पे रखा था। ये तो भगवान तक को नहीं छोड़ रहे। लोक भवन कितना शानदार बिल्डिंग बना खड़ी की, वहां मूर्ति लगा। अरे कोई अपने नेता के नाम पे तो ये छोटे छोटे चौराहों पे अपने नेताओं की मूर्ति लगा रही। हमारे नेता को देखिए, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले नेताजी ने कितना बढ़िया शानदार लोहिया पार्क बनाया। आप पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पे कितना बढ़िया शानदार जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, एशिया में सबसे खूबसूरत पार्क बनाया, जहाँ लोग आज कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोग बीमार लोग डेली टहल के अपना स्वास्थ्य सही कर लिए। रिवर फ्रंट कितना शानदार बन रहा। इनके पास क्या योजना है? तो वो भी कह रहे हैं डॉक्टर लोहिया के नाम पे हमने राम मंदिर बनवा दिया, बनारस में हम स्टेडियम बनवा रहे हैं और बनारस को खूबसूरत बना रहे हैं, अयोध्या को खूबसूरत बना रहे हैं। तो वो भी तो कर ही रहे हैं ना, जैसे अब लखनऊ का विकास हो चुका है। 11-12 साल प्राइम मिनिस्टर को होने जा रहा। हाँ, हमारे नेता तो ये पिछले 5 साल के हैं, उससे पहले नेताजी ने बहुत से काम किए। हाँ, इनके 5 साल का भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जो अखिलेश यादव के कामों का मुकाबला नहीं केवल कर पा रही इनकी डबल इंजन सरकार। 7 साल लगभग यहाँ होने जा रहे हैं, 11 साल, 18 साल की सरकार नहीं मुकाबला कर पा रही। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने बोला 7 साल इनको होने को जा रहे हैं, आप क्या चाहते थे योगी सरकार क्या कर सकती थी टाइम में, और क्या उनको करना चाहिए था? आप मुझे जो जनता से वादे किए, क्या वादे? उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या किसान की आय दुगनी हो गई? हाँ, खाद बीज के रेट बढ़ गए, खाद कम कर दी गई, खाद कम कर दी गई। जो 45 किलो की 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी गई। किसान को बिजली आपने दी नहीं, आपने कहा था हम सिलेंडर फ्री में देंगे। और जब 22 के इलेक्शन में फिर सरकार को घेरा गया तो इन्होंने कहा हम दीपावली और होली पे देंगे, तब भी नहीं दिया। ये तो झूठ बोलने वाले। यही सवाल हम आपसे नहीं। हाँ, किसानों की आय दुगने की आप बात कर रहे हैं। आपकी सरकार बनेगी, आप क्या करेंगे किसानों के लिए? मान के चलिए 27 में आपकी सरकार बन जाती है, आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? हमारी सरकार बनेगी, वो तो मैनिफेस्टो आएगा चुनाव में, और हमारा हर चुनाव में मैनिफेस्टो आता है। हाँ, और उसमें आखिरी जो मैनिफेस्टो था उसी के हिसाब से बता दीजिए। नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है किसानों के लिए, देखिए सिंचाई मुफ्त, बिजली मुफ्त देने का काम और नेताजी ने कर भी दिया था, और किसानों के कर्जे भी माफ करने का काम किया था। गन्ने का रेट जितना माननीय नेताजी अखिलेश जी ने बढ़ाया था, उसके बाद में कहाँ बढ़ा गन्ने का रेट? ये तो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं गन्ने का, और बिजली का एक प्लांट नहीं लगा पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने प्लांट लगाए थे, ये बिजली जो आज मिल रही उत्तर प्रदेश को, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो बिजली मिल रही, जितने कारखाने लगाए बिजली के, चाहे कानपुर में लगाया, चाहे एटा में लगाया हो, चाहे रौजा में लगा हो, आप देखिए ना, जो हमीरपुर में लगा है, आप देखिए जाके प्लांट बने खड़े। नहीं बिल्कुल। हाँ, और इनका कुछ दिखाई पड़ रहा, इनका कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हमने लॉ एंड, पहले तो हम यूपी को, चलिए आपने काम कर दिया ठीक है, पहले हम यूपी को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम माफियाओं से, गुंडों से, मवालियों से, जो कब्जा करके बैठे हैं ज़मीनों पे, जो महिलाएं जहाँ सुरक्षित नहीं हैं, पहले हम उनको सही कर लें, जीरो टॉलरेंस कर दें। कहाँ सुरक्षित हैं? अभी हमारी सरकार होती, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था 2 बेटियां पेड़ से लटकी थी। हाँ, और उसके पहले कितनी महिलाओं के साथ में, कितनी महिलाओं के साथ, लेकिन मेरी सरकार होती तो यही मीडिया माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा के चलाती थी। आज किसी मीडिया हाउस की हैसियत है कि योगी जो कानून, अभी 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई, कोई कहने का, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो आंकड़े कह रहे हैं, डेली हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही, कोई कानून का इकबाल है?
यहाँ तो गुंडा राज है और गुंडे सब बाहर आ गए, गुंडे मंत्री हैं, गुंडे क्या कहते हैं सरकार चला रहे हैं नहीं ठीक है, और चलिए विपक्ष के लोगों को बदनाम किया जाता है। डॉक्टर साहब देखिए, पक्ष वाले विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष वाले पक्ष पे आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं सच्चाई भी आपसे होनी बस चाहिए। इतना पूछना चाह रहा हूँ कि 2027 में, क्योंकि आप 25 में बैठे हैं, 26 में चुनाव की चर्चाएं बहुत तेज हो जाएंगी, तो 27 में जब आप कदम रखने वाले हैं और सपा के जो लोग कह रहे हैं कि सपा में 27 में सपा की सरकार बनेगी, तो क्या वो मुद्दे होंगे? 5-8 मुद्दे बताइए जो अब नया जो यूपी को देखने को मिलेगा अखिलेश जी के द्वारा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी 27 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो मैं आपको भरोसा दिला किसी चैनल पे, और फिर आप बुला लेना 27 का मध्य भी हो तब बुला लेना। देश और दुनिया की जितनी भी खूबसूरत योजनाएं होंगी जनता के लिए, वो सब इसी उत्तर प्रदेश में होंगी। और जो आप उनके विजन को तो देखिए, विजनरी व्यक्ति हैं। एक इमारत भी बनाते हैं तो उसमें भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाए। आपका पुलिस हेडक्वार्टर बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीजें, आप रिवर फ्रंट, ये रिवर फ्रंट ऐसा फ्रंट था कि गोमती का जो नदी का किनारा था, ऐसा था कि दुनिया में किसी के पास नहीं होता। लंदन की टेम्स नदी भी फेल हो जाती। ये इनको इसीलिए बौखलाहट Maintain थी, नहीं किया। हाँ इसीलिए बौखलाहट थी, इसीलिए तो नहीं चालू किया। और उसको बर्बाद करके पुराने मत बताइए, आप मुझे नए बताइए, नए क्या नया करेंगे? मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, स्वास्थ्य पे काम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, एक बात। शिक्षा पे, ठीक है। एजुकेशन पे, शिक्षा, दो और चीज़। किसानों भी, 3 चीज़ और किसान। दूसरी लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिल रहा, आज तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन गए लोग। जो उत्तर प्रदेश में तो लोग आप 4 हैं और भी कुछ गिनाएंगे? नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 4। और दूसरी बात ये आरक्षण, पीडीए का हक, अधिकार और सम्मान और सामाजिक न्याय राज की स्थापना। मैं पीडीए पे आता हूँ, माननीय पीडीए पे आता हूँ। पहले 4 पे कर लेते हैं। हाँ। आपने कहा शिक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? स्कूल खोलेंगे या मॉडर्न एजुकेशन लेके आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को मैंने बताया। क्योंकि फ्री में बांटने से कुछ फायदा होगा नहीं। फ्री में नहीं, ये फ्री में क्यों? हम फ्री में दे रहे हैं क्या? हम अगर अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो फ्री में पढ़ा रहे हो क्या? अरे जब पढ़ लिख जाएगा तो एक दिन आपका सहारा बनेगा वो। बिल्कुल बनेगा, हाँ? बिल्कुल बनेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसको आप ये मत गिनिए कि वो हमारा फर्जी में, अगर ये सोचने लगा माँ बाप ये सोचने लगे कि हम बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, ये तो फ्री में खर्च कर रहे हैं। फ्री में नहीं खर्च कर रहे हैं, आप अपनी जनता के लिए, परवरिश के लिए तो खर्च कर रहे हैं। क्या करेंगे? अगर जनता स्वस्थ होगी, शिक्षित होगी, रोजगार परक होगी, तो देश की तरक्की में, ये खुशहाली में नहीं। फिर माननीय अखिलेश यादव जी किचन भी जो चला रहे थे, उसका किचन का कभी देखते, कानपुर रोड पे चलता था, जो बच्चों को गर्म खाना, जब पौष्टिक खाना जाएगा, बच्चे पौष्टिक खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, तो परवरिश से अच्छी होगी हमारा। और देश का जब नौजवान हमारा स्वस्थ होगा, तो हमसे बड़ी ताकत कौन होगी? मैं बस ये क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़े कि एजुकेशन पे आप स्कूल खोलेंगे या क्या करेंगे? स्कूल मॉडर्न कुछ एजुकेशन लेके आएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी चीजें लेके आएंगे? देखिए, वो तो माननीय अखिलेश यादव जी क्योंकि जितना अपना विजन क्लियर करें, जो मैं बता रहा हूँ एजुकेशन में। सर देखिए, सरकारी स्कूल में आजकल कोई भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करता है। मैं हूँ, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और यहाँ जो बैठे हैं वो भी चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। तो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा कौन? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी इस तरह का एक प्रोस्पेक्टिव बना दिया गया है गवर्नमेंट स्कूलों को लेके कि भैया यहाँ पढ़ाना नहीं है, यहाँ पढ़ाना मतलब भविष्य खराब। तो ऐसी स्थिति क्यों है भारत में? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अखिलेश जी के पास वही विजन था जिसके तहत ये सांस्कृतिक स्कूल एक खुल रहा था यहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट का है, जिसमें उसके अलावा कानपुर में एक स्कूल, कई मॉडर्न स्कूल वो खोल रहे थे सरकार के। उनका विजन था कि सरकारी लोग पढ़ने जाएं, हम प्राइवेट से अच्छा करके दिखाएंगे। तो यही तो अच्छा, अभी ये स्कूल चला दीजिए, ये सांस्कृतिक स्कूल। और जो जिस थीम पे माननीय अखिलेश यादव ने सोच के बनाया है, यहाँ बच्चे का दाखिला कराने के लिए बड़े बड़े अधिकारी पैर भी लगाते घूमेंगे, ऐसा स्कूल बना रहे थे। अभी क्या होता है भारत की राजनीति में, क्या चल रहा है, जिसको जाके एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, वो 2-4 प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाता है। और प्राइवेट स्कूल इसलिए खोल लेता है क्योंकि वो सरकारी स्कूल पे काम ही नहीं करता है। मैं बस इतना चाहता हूँ, जैसे बाकी जनता भी यही चाहती है, अगर आपको 27 में वो मौका दे और आपको आपकी पार्टी को सरकार में वापसी कराती है, तो इतना चाहती है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं कि अमीर लोग हैं? गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। और सबसे ज़्यादा टैलेंट कहाँ पे है?
सरकारी स्कूल में सरकारी है, गरीब लोगों के परिवार में है, गरीब लोगों में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। और वही लोगों को अगर सही एजुकेशन मिल जाए, सही व्यवस्थाएं मिल जाए, सही विज़न मिल जाए, तो वही सबसे ज़्यादा देश का नाम भी रोशन करते हैं और आगे भी बढ़ के आते हैं। जैसे कि आपने कहा आप किसान परिवार से हैं, मैं एक छोटे परिवार से आता हूँ और आज हम लोग खड़े हैं, एक मंच पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी कैसे चेंज होगी कि प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे भैया, हम तो सरकारी में पढ़ाएंगे अपने गांव के, वो साइकोलॉजी कैसे चेंज यही तो मैं साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ। आप दूर मत जाइए, ये लखनऊ में ही HCL के बगल में जी सांस्कृतिक स्कूल बन रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी गवर्नमेंट का बना रहे थे। हाँ? वो स्कूल बन के तैयार होता, जिस विजन के साथ में उन्होंने चलाया था। तो यहाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े IAS चाहते कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए यहाँ। आपको वो करना पड़ेगा ना, करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो, और उसके अलावा इलाहाबाद में खोल रहे थे स्कूल तो हमारे पास है ना ऑलरेडी। अरे भाई टीचर नहीं है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब स्कूल उनको भी सही करना पड़ेगा। इसीलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी उनको खाने के तक का, खाने की भी टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि वहाँ परंपरागत खाना भी एकदम से गरम पैक्ड। देखिए सब चीजें आप क्वालिटी दोगे, ऐसा नहीं, क्वालिटी दोगे तो यही गाँव के टीचर और ये जो प्राइमरी में टीचर पढ़ा रहे, इन्हीं के पढ़ाई हुए लोग टॉप करेंगे। आप उनको माहौल तो दीजिए, व्यवस्था तो दीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में कोई यहाँ पे IT कंपनी नहीं थी लखनऊ में, HCL दिया। बताओ बंगलौर छोड़ के लोग आ रहे हैं नौकरी करने, आ रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में? यही बगल में HCL में कितने लड़के लड़कियां काम करने आ रहे हैं, आप बताइए ना। ये माहौल देना पड़ता ना। आप माहौल देंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां, यही इकाना स्टेडियम देखिए, अब क्रिकेट होता है तो देखिए कितनी भीड़ होती है। आप देखिए तो आप यहाँ पे कितने लुलु माल से लेके सब, तो माननीय अखिलेश यादव जी हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट भी बनवाए, सरकारी भी बनवाए, प्राइवेट भी बनवाए, सब तो वही कर रहे हैं। आप चलिए स्वास्थ्य में आ जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, वही आप सरकारी अस्पतालों में भी चले जाइए। आप भी कोई तकलीफ अगर होगी तो आप सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाने जाएंगे। मैं भी, मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाने जाऊंगा। और कोई भी जो स्वास्थ्य मंत्री भी होगा ना, आज अभी यूपी में माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, उनको भी कोई तकलीफ होगी तो मेदांता में जाएंगे दिखाने, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो ये मैं क्या दुर्भाग्य मानूं या लापरवाही मानूं नेताओं की, या एक देश को लूटने का जरिया मैं क्या मानूं? क्योंकि इतने सालों से सबको मौके मिले हैं सरकार में आने का, अभी तक भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर पाई, अभी तक एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधर पाई। किसको मानूं जिम्मेदार? देखिए, स्वास्थ्य पे काम करने की लगातार जरूरत है। कोई एक सरकार में नहीं, लगातार काम करने की। अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया था। आप बताइए, एम्बुलेंसिंग जो की थी, हमें याद है गांव में लोग बीमार हो जाते थे, गांव में बीमार हो जाते थे, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते थे। इमरजेंसी हो जाती थी तो अब तो मान लो थोड़ी कारें आ गई, नहीं तो गांव में कारें नहीं होती थी। रिक्शे से, ठेले से, या ट्रैक्टर से, या ट्राली से, या बैलगाड़ी से लोग लेके जाते थे। इवन गर्भवती महिलाओं को भी बैलगाड़ी से ले जाते थे और रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। ये तो बहुत पुरानी बात बता रहे होंगे ना। बहुत पुरानी बात बता रहे, लेकिन किसने सोचा, किसने था किया? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ना। एम्बुलेंसिंग उसके पहले और भी सर लोग पार्टी में, सरकार अरे मेरा कहने मतलब एम्बुलेंस कब से चली आपको पता है? आप बताइए कब से चली? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ अखिलेश जी के जमाने में चली। अखिलेश जी से केवल उसके पहले एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस अब आप किसी से पूछ लीजिए ना, 108 नंबर कब से आई है? 108 बिल्कुल अखिलेश जी की सरकार में आई, लेकिन उससे पहले भी एम्बुलेंस चलती थी। एम्बुलेंस कैसे चलती थी आपको पता है क्या? बटन दबाने से कोई एम्बुलेंस आती? मैं खुद साक्षात गवाह हूँ, मैं बैठा हूँ। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, मैं बैठा हूँ। मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। मैं सीतापुर में, मैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनके साथ में मैंने पॉलिटिक्स सीखा, रवि सिंह जी, हम दोनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस तब नहीं हुआ करती थी, हम लोग वहीं सड़क पे इंतजार करते रहे। और उसके बाद में रात में बस वाले लोग गए, उन्होंने देखा खून से लथपथ हैं, तो उन्होंने हम लोगों को एक ट्रक वाले को रुकवाया, ट्रक में पीछे हम लोगों को बैठलवाया। उसके बाद में हम लोग आके यहाँ क्या कहते हैं कि आके KGMC में एडमिट हुए आके। तो ये हालत थी। आज आप बटन दबाइए, 108 नंबर आती है। ये अखिलेश यादव जी की देन है। पुलिस
थाने पे जाते थे लोग FIR कराने का। अगर झगड़ा भी हो गया गांव में तो पहले थाने पे जाते थे। थाने पे जो सामंत शाही के लोग थे पहले ही फोन कर देते थे थानेदार को, वो उल्टा मारा जाता था, कोई थाने पे जाता नहीं था, पीटा जाता था या तो सिफारिश लगा के घूमता था। आज खेत की मेड़ पे भी झगड़ा हो जाए तो 100 नंबर पुलिस पहुंचती है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन। गर्भवती महिलाएं हम लोग तो गाँव ग्रामीण परिवेश से तड़प तड़प के मर जाती थी, गाँव में ही बच्चा डिलीवरी कराती थी औरतें। हाँ, वही अब जब ज्यादा दिक्कत होती तो आनन फानन में किसी गाड़ी तो उतनी कारें तो होती नहीं सबके घर में, अभी भी गांव में कारें नहीं है, लोग मांग के मंगाते हैं या ठेले रिक्शे थे। अब तो थोड़े साधन चल गए कि अपने साधन, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस किया कि महिलाओं के लिए 102 नंबर चलेगी जो एम्बुलेंस ले जाएगी गर्भवती महिला को और घर तक वापस करने, ये दिया। और जो ये क्या कर रहे हैं, ये कहने को तो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, बता दीजिए किस मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है। आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज, यही KGMU पे खड़े हो जाइए, PGI पे खड़े हो जाइए, शाम को किसी वक्त कैमरा लगा खड़े हो जाना, देखो कहाँ कहाँ से पेशेंट आते, कितने भर्ती हो पाते, कितने वापस जाते हैं। नहीं मिलेगा बेड, स्ट्रेचर पे लेटे हैं लोग, स्ट्रेचर पे पूरा भर जाता है, स्ट्रेचर पे सब रिफर, जरा सा कुछ है ही नहीं। हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो जिले में अस्पताल नहीं है, मतलब हार्ट का इलाज करने का डॉक्टर नहीं है। इधर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार में पैसा नहीं है हॉस्पिटल्स और बनाने के लिए और चीज़ें करने के लिए, या करना नहीं चाहते, कर नहीं रहे? सरकार के पास, इस योगी सरकार के पास विजन नहीं है, इनको अधिकारी चला रहे हैं, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जैसा विजन होता तो ये हॉस्पिटल और अच्छे हो जाते, इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती। आप वहाँ से यहाँ आप कोई ऐसा सेंटर खुलवाते, एम्बुलेंस की और अच्छी व्यवस्था कराते, डॉक्टरों की भर्ती और करते, MBBS की सीटें और बढ़ाते, कॉलेज ऐसे खोलते, एजुकेशन थोड़ी सस्ती करते। अब आप MBBS यहाँ पढ़ा नहीं पा रहे हैं लोग, यहाँ प्राइवेट में जितनी फीस है लोग दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए भेज रहे हैं वहाँ फीस कम है, कम फीस पे पढ़ के लोग यहाँ डॉक्टर बन के आ रहे हैं। आप क्या नहीं व्यवस्था दे सकते? आप एजुकेशन थोड़ी सस्ती करिए, सहूलियतें दिए, डॉक्टर पैदा करिए और पढ़े लिखे डॉक्टरों को माहौल दीजिए, सारी चीजें सुविधाएं दीजिए, तो अभी देखिए ना सब चीजें सही होंगी। लेकिन इनके जमाने में हो क्या रहा? कुछ नहीं हो रहा, आउटसोर्स हो रहा सब कुछ। आपने तीसरी बात जो कही वो रोजगार को लेके कही, ठीक है। सपा में जब आपकी सरकार थी 12 से लेकर 17 तक कितने लोगों को रोजगार दिया यूपी में, आप बोले? 5 लाख तो सरकारी नौकरी दी थी, सरकारी नौकरी। और जितनी भर्तियां अभी भी कितनी भर्तियां इन्होंने पेंडिंग कर रखी हैं, तो उसमें कुछ आरोप भी थे ना कि फर्जी तरीके से हुई है कुछ फर्जी तरीके। अब क्यों नहीं सरकार उनकी क्यों नहीं जांच कराते? ये तो योगी जी सदन में कहते हैं संत के कपड़े पहन के, संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोलते हैं कि 46 में 56 SDM यादव हो गए। सूची दी आपको? सूची दी क्या? सूची देखी आपने? हाँ, योगी जी ने बोला है और इनके लोग बोलते हैं। और ये तो अफवाह फैलाते थे, बेमनस्ता फैलाते थे, नफरत फैलाते थे। नफरत फैलाने में दुनिया में 1 नंबर की पार्टी है। आपस में भाई भाई को लड़ा देंगे, पति पत्नी को लड़ा देंगे राजनीति के लिए। तो ये तो इनके पास लड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ सूची है? क्यों नहीं? आप बताते थे आयोग में ये भ्रष्टाचार हुआ वो हुआ। आप आयोग में आज पता तो करिए, इलाहाबाद आयोग में जितनी माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में भर्तियां हुई और निष्पक्ष हुई, उतनी भर्तियां नहीं वो कर पा रहे हैं। ये लोग उतनी भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं, उतनी वैकेंसियां नहीं निकाल पा रहे हैं। जो वैकेंसियां माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाली थी वो तक पूरी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अरे भाई, ये तो इनके जमाने में तो पर्चा भी लीक हो जा रहा, कितनी 10वीं परीक्षाएं लीक हो गई। पेपर बनने से, परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा। लीक हुआ कि नहीं बताओ? क्यों नहीं? अब पूरे दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। तो इनसे बड़ा दुराचारी कौन भ्रष्टाचारी हो सकता है? ये अखिलेश यादव जी पे कभी आंकड़ों के साथ में बात करें, कभी आंकड़े लेके आए कि हमने इतने भर्ती किए, इतने। अब तो ये लेखपाल की भी भर्ती हो रही है, उसका सर्टिफिकेट देने योगी जी जाते, लगता है उनके एहसान पे कोई हो। अरे कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कि लेखपाल दिखाते ज्यादा है, काम कुछ नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला आज तक नहीं क्लियर कर पा रहे। जब चुनाव आएगा तो उनको झांसा दे देंगे। आपने देखा होगा 22 के चुनाव आया तो इन्होंने तुरंत सूची भी निकाल दी कि हाँ ये इतने हजार लोगों का आरक्षण में घोटाला हुआ था और इनको अब नौकरी दी जाएगी। और नियुक्ति पत्र नहीं दिया और वो निकाल दिया, उन्होंने सूची जारी कर दी कि हाँ इतना गड़बड़ हो गया था, मैं सही कर ले रहा हूँ, चुनाव निपट गया। आज भी लड़के घूम रहे हैं। नहीं तो जैसे 27 में आप सरकार बना लेते हैं, ठीक है, 27 में आपकी सरकार बनती, कितने लोगों को रोजगार देंगे?
देखिए मैं कह रहा हूँ कितने विभागों में कितनी वैकेंसीज निकालेंगे? जितनी वैकेंसियां खाली हैं सभी वैकेंसियां करेंगे? भरी जाएंगी, ठीक। सभी वैकेंसियां भरी जाएंगी और भी नए रोजगार सृजन किए जाएंगे। और भी जिस तरीके से देखिए पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार चाहिए। अब ये पढ़ा लिखा नौजवान वेल एजुकेटेड घूम रहा है। आज बताइए, ठेके तो इन्होंने गांव गांव खुलवा दिए शराब के, और पता नहीं क्या कंपोजिट और जाने क्या क्या वो सब खुलवा दिए, लेकिन स्कूल नहीं ठीक से चला पा रहे हैं। शराब की दुकानें गांव गांव खुलवा दे रहे हैं शराब इनको, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। चाहे आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, आपका घर बर्बाद हो जाए, आपके घर से पैसा चाहिए। ऐसे आप क्यों नहीं परवरिश कर रहे हैं इन लोगों को? कैसे आचरण डॉक्टर साहब देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एनालिसिस बता रहा हूँ, एक रिसर्च बता रहा हूँ कि किसी भी सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि सभी लोगों को, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सके। ठीक है, तो इसका इनको एक बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, बी प्लान निकालना पड़ेगा, डी प्लान निकालना पड़ेगा, उद्योग लेके आने पड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जितकी सरकारी वैकेंसियां हैं उनको तो फिलअप करो। सरकारी वैकेंसियां ही खाली हैं। आप सेना में कटौती कर रहे हो, आप सरकारी डिपार्टमेंटों में पता कर लो जाके, चपरासी की कब से नहीं भर्ती हुई है, कब से आपके सचिवालय में कितनी खाली हैं, कितने शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं, कितने डिग्री कॉलेजों में खाली हैं, प्रोफेसरों की कितनी लेक्चरों की खाली हैं। आप आउटसोर्स से भर्ती कर रहे हो, और आउटसोर्स से तनख्वाह कितनी दे रहे हो? उसके बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? आप 15,000 20,000 पे यूनिवर्सिटी में पढ़वा रहे हो तो क्या पढ़ाएगा वो? ये तो बताओ। वही एक शिक्षक को 1-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है यूनिवर्सिटी में, और वही चीज दूसरा पढ़ा रहा आउटसोर्स तो 20,000 मिल रही है, तो ये कैसे पढ़ाएगा? तो ये सब चीजें हैं। किसान आप एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करिए, रोजगार स्वतः मिल जाएगा। ये कृषि प्रधान देश है, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब खेती किसानी वाला भी सोच रहा कि हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए, चाहे 10 बीघे खेत बिक जाए, क्योंकि खेती को बर्बाद कर दिया ना, खेती को बर्बाद कर दिया। अभी ऐसा है, रोजगार तो आप जो काम करने लगिए उसमें उधर लोग भागने लगेंगे। एग्रीकल्चर को महत्व दीजिए। अब खाद बीज पानी, उनका जो फसल पैदा हो उसको मंडी में जाए तो उसका वाजिब मूल्य मिल जाए, उसको समय पे पैसा मिल जाए। इसीलिए तो एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द मंडियां बना रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी। आप कन्नौज से लेके यहाँ तक जितनी मंडियां बना रहे थे वो इसीलिए, हर चीज की, जहाँ जो ये तो केवल नारा देते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किया क्या? कोई प्रोडक्ट चल रहा क्या? केवल नारा, स्लोगन और ये पिक्चर डेवलप करते हैं बीजेपी वाले लोग। अभी एक आपका इंटरव्यू हुआ, इससे पहले मैं देख रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें निकल के आई, लेकिन मैंने जो पूरा इंटरव्यू देखा उसमें एक चीज़ जो मुझे लगी कि आपकी पर्सनल लाइफ और जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की इस राजनीति में, आप MLC रहे और आपने समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही बन के खड़े रहे, कहीं ना कहीं वो कवर होनी चाहिए थी जो लोगों ने आज तक नहीं जानी है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि सर आपका जन्म कहाँ हुआ और पढ़ाई शुरुआती कहाँ से की और राजनीति में कहाँ आए? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जन्म तो हमारा गांव में हुआ जी, जनपद हरदोई के अच्छा, गांव मजरेता में, ठीक। और हम लोग तो उस जमाने में पैदा हुए कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। जिस जमाने में, आज तो टेक्नोलॉजी सारी चीजें हो गई जी, तो ओरिजिनल नहीं पता है। और हम लोग तो जहाँ से पढ़ाई किए, तो आज की डेट में जो हम लोगों ने कई पीढ़ियों का एक साथ में देखने का मौका मिला कि हम लोग तो प्राइमरी पाठशाला में जहाँ टाट फट्टी लेके या खाद की बोरी लेके जाते थे, खाद की बोरी और लकड़ी की पाटी और सेंटा जो होता है, कलम लिखने वाला, आज जो पेन और ये सब चीज़ें, स्लेट, नई चीज़ें, चाक और सारी चीज़ें आ गई, तब ये नहीं था। तो हम लोग सेंटा से खड़िया रहती थी जिसको घोल के दवाई की शीशी जो होती थी कांच की, उसमें डुबो के पढ़ने का। लेकिन हमारे दावात बोलते थे, कलम दवात जिसको बोलते थे, और टाट की फट्टी पढ़ने का। मतलब उस दौर में हम लोगों ने, उस दौर से लेके आज का दौर, मतलब बहुत परिवर्तन है। और हम लोगों के माँ बाप ने, हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे माँ बाप किसान परिवार में हुआ था, हमारे किसान परिवार में हुआ। हाँ, और हमारे पिताजी भी किसान परिवार के थे, हमारे बाबा भी किसान परिवार के थे। हाँ, बाद में पिताजी का मान लो नौकरी वगैरह कोऑपरेटिव सेक्टर में रहे। हाँ, लेकिन बेसिकली
किसान परिवार से ही हम लोगों का ताल्लुका था और हमारे माँ बाप ने जो ईमानदारी के साथ में जीवन जिया और हम लोगों को भी जिस ईमानदारी के साथ में रहने के साथ साथ में जीवन जीने की जो कला उन्होंने सिखाई संघर्ष करने की, उसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप ने ऐसी प्रेरणा दी कि संघर्ष करने का। कभी उन्होंने हम लोगों का मनोबल गिरने नहीं दिया, पढ़ाई पे पूरा जोर दिया, पूरे परिवार को पढ़ाने पे। हमें याद है हमारे चाचा लोगों को भी पढ़ाने के लिए पिताजी बात करते थे और हम लोगों के माँ बाप ने पढ़ाया और पिताजी ने पढ़ाई पे जोर दिया। इसकी वजह हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी तक प्राइमरी पाठशाला से लेकर लखनऊ पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? गांव में मजरेता है प्राइमरी स्कूल जो मैंने बताया, टाट फट्टी लेके जाते थे। तब वो मेज और टेबल नहीं होती थी, वो नीचे बैठाते थे। मेज टेबल, एक टीचर की मेज और टेबल होती थी। स्कूल भी नहीं होते थे वैसे तो। स्कूल तो प्राइमरी था, सरकारी था, तो उसी में जाते थे सरकारी स्कूल में। मास्टर की डांट खाई आपने? मास्टर की डांट भी खाई। उस समय मास्टर काफी डंडे से छड़ी रखते थे। तब तो छड़ी चलती थी, तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन पिटाई हुई आपकी मास्टर को? नहीं, गुरुजन तो जो भी गलती करता था या जो तैयारी नहीं करता था या जो, तो वो तो सबको होती थी। उस समय ऐसा नहीं था। तो आपकी अगर आपके गुरुजन से पिटाई हुई तो सबसे ज्यादा किस बात को लेके आप गुरुजी से डांट खाया करते थे? नहीं, हमारी डांट तो हम लोग तो जो भी कहते थे वो करते थे। और उस समय तो गुरुजन में, और उस समय हम लोग तो समझ लीजिए, और उस समय एक गांव में जब टीका लगता था तो भी हम लोग भाग जाते थे, आते नहीं थे। तो टीका जब लगता था तो जला के और जब सिरेंज गरम करके और फिर उसके बाद में लगाया जाता था। तो ये सब प्राइमरी लाइफ हम लोगों ने, आज की लाइफ में इतना जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप राजनीति में जब आए तो आपने कहा स्टार्टिंग आपने जो पढ़ाई प्राइमरी से की, फिर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का बताया, अभी आप डॉक्टर भी आपके नाम के आगे जुड़ गए, आपने पीएचडी भी की हुई है। जी। तो कैसे आप छोटे से गांव से आते हैं, फिर लखनऊ आ जाते हैं, और लखनऊ में आके आपने राजनीति स्टार्ट करी थी? देखिए, ऐसा है कि मैं इंटर तक हरदोई में ही पढ़ा, 12वीं तक। तो उसमें एक प्राइमरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब इंटर में आप थे उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी यूपी में? यूपी में देखिए कल्याण सिंह जी की भी सरकार रही, नेताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। तो उस समय आप देखते होंगे कि मैंने देखा था। और हम लोग नेताजी से कहीं न कहीं प्रभावित थे। नेताजी की जो कार्यशैली थी या नेताजी की जो स्टाइल थी, जो गांव आम पिछड़े दलित शोषित वंचित आम गरीब लोगों को जोड़ने का, जो कनेक्ट करने का जो तरीका था। क्योंकि हमें याद है चौधरी चांद राम जी लड़ने आए थे हरियाणा से, जिनको पार्लियामेंट हमारे यहाँ हरदोई में, और तब हम लोग वहीं पढ़ते थे हरदोई में, आरआर इंटर कॉलेज में। तो वहाँ से हम लोग साइकिल से जीआईसी ग्राउंड में सुनने गए थे उनको। नेताजी देवीलाल जी सब लोग आए थे। तो हम लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित थे कि, और उनकी जो कार्यशैली थी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और तब से हम लोग पार्टी में जुड़ गए। जब इंटर में थे तभी हम पदाधिकारी हो गए थे। सपा के पदाधिकारी युवजन सभा में। क्या उम्र युवजन सभा, तब उम्र तो इंटर में उम्र उस समय 18 साल की भी नहीं होगी, 18-19 साल की रही होगी। तब हम लोग जुड़ गए थे और क्या कहते हैं पदाधिकारी थे उसमें, युवजन सभा में नगर के महासचिव थे। हाँ, तो हम लोग जुड़ गए। उसके बाद लखनऊ आए हम लोग, तैयारी करने लगे आके इंजीनियरिंग की मैंने कोचिंग भी की, तैयारी भी की। और उसके बाद में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फिर तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने लगा। मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट किया, बीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट। फिर मैंने MSW किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। उसके बाद मैंने LLB भी किया। फिर एमफिल भी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एमफिल भी किया। सपा में भी आप जुड़े थे उस समय? हाँ, सपा में तो मैंने बताया उसी समय जुड़ गया था। जब कॉलेज लाइफ में, स्कूल की लाइफ में जुड़ गया था। एक होता है कि जुड़ना, एक होता है एक्टिवली काम करना, डंडे भी खाना, क्योंकि हर वक्त तो सपा की सरकार नहीं रही होगी। नहीं, तो अपोजिशन में भी रहना है। वो तो देखिए स्कूल की लाइफ से वहाँ आ गए कॉलेज की लाइफ में। कॉलेज की लाइफ में हमें याद है कि जब एक बार पार्टी कार्यालय खाली कराने के लिए यूथ फ्रंटल का था, तो पूरी सरकार ने एड़ी चोटी, हम लोग गए थे धरने प्रदर्शन में, गए थे अक्सर धरने प्रदर्शन। और ये मैं ऐसे देखिए, नेताजी ने भी संघर्ष ही सिखाया और ये पार्टी ही संघर्ष के लिए बनी है।
संघर्ष से ही इसकी पहचान है, और इसके संघर्ष से ही लोग घबराते हैं। और बड़ी बड़ी सरकारों की चूड़े हिलाने का काम इस पार्टी के समाजवादी के संघर्ष ने किया है, और बड़ी बड़ी सरकारों को खत्म कर दिया। जो अपना पूरा आधिपत्य समझते थे, नेताजी ने उनका सबका आधिपत्य खत्म कर दिया, और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए 4 हाथ आगे बढ़ के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो करके दिखाया, वो पूरे देश के लिए एक पैमाना और नमूना और नक्शा बना के दिया कि इस जो मोदी चट्टान जैसी मोदी सरकार, जो मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जाते हैं, योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ है, उसके बाद में पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस सरकार की चूरे हिलाने का काम 24 में जो माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने करके कमाल दिखा दिया। मोदी सरकार को विकलांग बनाने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी। 27 में आप लोग कह रहे हैं कि हम पीडीए की सरकार बनाएंगे, पीडीए जीतेगा। तो पीडीए का फुल फॉर्म कई लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से निकालते हैं, ठीक है, आप मुझे जरा पीडीए का फुल फॉर्म बताइए। देखिए ये पीडीए जो बनाया माननीय अखिलेश यादव, इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, हाँ, और जितने भी महापुरुष हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव से लेके, हाँ, और जो जितने सामाजिक न्याय के मूवमेंट हुए हैं, उनकी विचारधाराओं का मिश्रण बना के जो पूर्ण रूप से पीडीए बनाया है। और ये पीडीए का फार्मूला ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि इस फार्मूले की कोई काट किसी के पास है नहीं, और उन्होंने कह दिया है हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय राज की स्थापना करेंगे। सामाजिक न्याय में ब्राह्मण नहीं है, क्यों नहीं है, सब हैं, पिछड़ा हर वो व्यक्ति है इसमें जो पीड़ित है, दुखी है, जो पीड़ित है, दुखी है, और जिसको दबाया जा रहा है, वो सब है। और उसमें खास तौर से पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, मैंने बता दिया, आधे से वो भी है, अगड़े भी है जो पीड़ित दुखी हैं, जो पीड़ित दुखी अगड़े हैं वो भी इसी में हैं, उनकी भी है। तो अच्छा, अगर पीडीए का फार्मूला केवल आप बताइए ना, हमारे नेता विरोधी दल कौन है? नेता विरोधी दल कौन है? तो है ना समाजवादी सोच। और ये पीछे केवल पिछड़े, दलित और आदिवासी के और इनके हक की और महिलाओं के हक की लड़ाई केवल पिछड़े दलितों ही नहीं लड़ी, फॉरवर्ड लोगों ने भी लड़ी है, जो समाजवादी सोच और प्रोग्रेसिव सोच रखते थे उन लोगों ने लड़ी है। ये देखिए, ये कोई लड़ाई हमारी किसी सवर्ण से हमारी वो झगड़ा नहीं है, या हम सवर्ण को वो नहीं करना चाहते, हम उसके सवर्ण के बराबर उसको ले आना चाहते हैं, यही तो बराबरी की लड़ाई है। ठीक है, हमें एक चीज बताइए कि आपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सबको आप पीड़ित दुखी सब बता दिया आपने, लेकिन अब एक चीज़ बताइए कि SC ST जो वोट बैंक है, ठीक है, वो आपके साथ क्यों आएगा? बहन जी मायावती जी के साथ क्यों नहीं जाएगा? और वहाँ दूसरे लीडर तैयार हो गए, चंद्रशेखर आजाद अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़े लोगों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, नहीं बात करना, तो सपा के साथ ही क्यों आएगा? जरा ये मुझे बताइए। बात करना अलग विषय है और क्रियान्वयन करना अलग। लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? नहीं लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं आप, जबकि आपकी पार्टी ने 2022 में उनको टिकट भी नहीं दिया। नहीं, हमारी ये गलत फहमी फैलाई गई, उनको टिकट दिया गया था, वो कहीं न कहीं किसी न किसी उसमें खुद ही छोड़ के चले गए। हमारी पार्टी ने जितना बड़ा मन करके 22 में टिकटें बांटी, सभी दलों को एडजस्ट किया, सबको, और सभी लोग छोड़ के चले गए। आप बताइए ना, जिसने जहाँ टिकट मांगा और क्या क्या आरोप लगा के चले गए, और आज क्या हालत है उनकी। और जो आज दूसरी बात आज वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो दलितों के आरक्षण के मामला हो, चाहे उनके सामाजिक उत्थान का मामला हो, चाहे पिछड़ों के हक अधिकार का मामला हो, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे निजीकरण हो, इनकी सब की लड़ाई। और उनको लोगों को बेहतर भविष्य कहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो कर सकता है वो माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी से। और चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पढ़े लिखे लोग किसी वर्ग के हों, ठीक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ रहे हैं। ठीक है, मैं रैपिडली 4-5 क्वेश्चन करता हूँ। पिछड़ों का नेता कौन? वर्तमान में तो माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े ही नहीं, पूरे पीडीए का नेता। पूरा पीडीए ले लिया आपने? हाँ, पूरे पीडीए का महानायक। बेस्ट मुख्यमंत्री अभी तक का एवर उत्तर प्रदेश का कौन?
नेताजी के बाद अखिलेश जी हुए हैं। इससे नहीं, आज तक का एक एनालिसिस एक लेना है ना, या तो क्या? नेताजी या अखिलेश जी। नहीं, वर्तमान में तो अब नेताजी हैं और अखिलेश जी हैं, तो अखिलेश जी का मुकाबला तो नहीं, इनका कोई चीफ मिनिस्टर प्रदेश किसी देश का चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, बेस्ट प्रधानमंत्री एवर। बेस्ट प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो देखिए कई हुए हैं। नहीं, हाँ? बेस्ट एक चुनना है। आप नेहरू जी से लेके अभी तक मोदी जी तक ले लीजिए। अब प्रधानमंत्री तो जब समाजवादी प्रधानमंत्री बनेगा तभी एक इतिहास अभी तो रचा कोई जाएगा। प्रधानमंत्री अभी आपको नहीं लगता बेहतरीन था? नहीं, समाजवादियों के सहयोग से, और जब समाजवादी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा हाँ, तभी किसको सामाजिक बनाएंगे? न्याय किसको की बनाएंगे प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी से? वो तो जनता बनाएगी। किसको बनाएंगे? जनता बनाएगी। अभी इसी बार चुप, इसी बार चुप समाजवादी गए। पार्टी का- नहीं, हाँ। इसी बार अखिलेश जी को चुप बनाएंगे। गए। अखिलेश जी को बनाएंगे। नहीं, वो तो जनता तय करेगी, अब सीटें तय करेंगी। और वो तो तो आप नाम लेने में क्यों इतनी तकलीफ? एक कौन? नाम ले लीजिए कि आप अखिलेश जी को बनाएंगे, बात तो खत्म। हम तो अखिलेश जी को बनाएंगे ही बनाएंगे, और अखिलेश जी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि इस देश को कोई इस तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकता है और सबको रोजी रोजगार दे सकता है, वो भारत के माननीय अखिलेश यादव जी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तभी मिलेगी असली। और हम समाजवादियों की, नेताजी से हम लोगों को वो था, हम लोग नेताजी देखिए रक्षा मंत्री रहे एक बार ना, पाकिस्तान की हैसियत हुई क्या? पाकिस्तान ने जरा चू चपड़ की थी, नेताजी ने वहां तक लाहौर तक लड़ाई लड़वाने काम किया। हाँ, और चाइना ने जरा से हिमाकत की थी, 1 किलोमीटर अंदर घुस के आई थी, नेताजी ने 4 किलोमीटर तक निशान लगवा दिया था। हाँ, और नेताजी ने रक्षा मंत्री रहे, तो आज सैनिक की डेड बॉडी आती है तो ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि सम्मान के साथ में सैनिकों को तो। और नेताजी ने कानून बनाया था, पहले सैनिक आगे चलता था, नेताजी ने कानून बनाया था सेना सैनिक पीछे चलेंगे, उसके आगे कमांडर चलेगा युद्ध लड़ने। हाँ, तो ये नेताजी की सोच थी। और आप समाजवादियों से बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता। और जब समाजवादी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और जब तक माननीय अखिलेश यादव नहीं बन जाते तब तक हम समाजवादी लोग, पीडीए के लोग अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना है, बस कम चीज़ों में बता दीजिएगा। आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही समट के रह जाती है, राष्ट्रीय पार्टी तो बना नहीं पाते हैं। लोग ये आरोप लगाते हैं, जनता आरोप कहती है कि भैया आप प्रधानमंत्री बाद में बनाइएगा, पहले पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लीजिए। समाजवादियों ने कई बार मौकों पे कई प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं और कई प्राइम मिनिस्टर हटाए हैं। मैं इस बात को मान रहा हूँ। और आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों, मध्य प्रदेश में आपको मौके मिलते हैं, 1-2 एमएलए बना लीजिए, लेकिन लास्ट टाइम देखिए कांग्रेस से गठबंधन भी था, लेकिन वो सब गड़बड़ कर दिए। आप लिख के रख लेना, अखिलेश यादव जी 29 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। चलिए ठीक है। और यही उत्तर प्रदेश बनाएगा। अरे यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो अकेले अकेले सांसद वाले भी बने हैं प्राइम मिनिस्टर। चंद्रशेखर जी नहीं बने क्या? समाजवादियों ने बनाया प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत से लोग बने हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के पास तो आधार भी है अपना, आधार भी अपना है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत लोग बने, लेकिन असली भारत का सपना तभी पूरा होगा जब समाजवादी प्राइम मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो पहलगांव में घटना हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए, और बहुत ही मतलब एक ऐसा कितने परिवारों का वाकई में घर उजड़ गया, बच्चे उनके, और किस तरीके से मारा, तो कहाँ इनकी सरकार की इंटेलिजेंस थी? क्या फेल्योर था? कौन फेल था? इतनी देर तक वो घटना करते रहे, कौन फेल था? किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद में हमारी सेना, बहादुर सेना, जब पाकिस्तान में घुस गई तो क्यों सीज फायर कर दिया? सेना में बहुत आक्रोश है, ये समझ लीजिए। सेना बहुत आक्रोशित है और देश की जनता भी बहुत आक्रोशित है। इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। ये देश की खूबसूरती है। हम अपनी राजनीतिक लड़ाई तो अलग है लोकतंत्र की, लेकिन देश की कहीं बात आती है तो पूरा देश, किसी की भी सरकार रही हो, पूरा देश पक्ष विपक्ष सब एक साथ में खड़ा होता है। सब खड़े हुए। अब बताइए। नहीं बिल्कुल। ये लोग तो कह रहे थे कि पीओके आ जाएगा,
ये मौका अच्छा था, पाकिस्तान के भी टुकड़े ये हो मौका जाएंगे। अच्छा था पीओके वापस लोग लेने का। घुस गए थे, सेना के लोग, सेना के लोगों को निराश होके वापस आना पड़ा है। इससे अच्छा मौका नहीं था। ये किसके दबाव में? अमेरिका हमको धमकी दिया गया। अमेरिका से चलोगे आप? अमेरिका की धमकी से चलोगे? नेताजी कभी ने अमेरिका की धमकी और चाइना की धमकी से नहीं चले। अब अमेरिका हमारे ऊपर राज करेगा। आप चंद व्यापार के लिए देश गिरवी में रख देंगे क्या? आप चंद व्यापार के लिए, अपने लोगों को फायदे के लिए आप देश में ऐसा डिसीजन लेंगे? अरे क्या है, हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, थल सेना की, और यहाँ के किसी भी सैनिक का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, एक एक सैनिक 4-4 सैनिकों को जवाब देने की क्षमता रखता है। बिल्कुल हमारी सेना में है, सेना में ऊपर है एकदम बिल्कुल। तो सेना का कहीं ना कहीं मनोबल बीजेपी सरकार ने गिराया है। चलिए, आज का पॉडकास्ट में आपके साथ जो वार्तालाप की, काफ़ी बड़े अहम मुद्दे थे, बहुत सिंसियर टॉपिक पे आपने चर्चा की, रोज़गारों पे बात की, और मैंने भी आपसे जो वार्तालाप किया, इससे पहले कई लोग आए, कई दिग्गज आए, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन जितना मज़ा आपके साथ बात करने में आया उतना उन लोगों के साथ नहीं आया। और ये आपके साथ में भी मुझे बड़ा मजा आया। और ये कर क्लिप बाकी लोग देखेंगे तो कहेंगे क्यों पंकज जी हमारे साथ मज़ा नहीं आया आपको? नहीं 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 नहीं। सो आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़े बड़े मुद्दों पे एकदम कट्टरता के साथ बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आए और इतना कीमती समय दिया।